हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आपको पता है कि आज है रविवार, यानी कि संडे के दिन हम लोग लगाएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन। ये पॉलिटिकल साइंस का कैप्सूल होगा आपके लिए। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, पॉलिटिकल साइंस का कैप्सूल, क्योंकि इसमें हम लोग वे सारे इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टैटिक तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग पूरे सप्ताह जो पढ़े हैं उसका रिवीजन तो करते ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरे हफ्ता का निचोड़ है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज भी है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है। तो आपको पता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में कोई भी विवाद होता है तो उसको हल करता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। तो संविधान सभा द्वारा संविधान जो है ना, वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो 26 अक्टूबर 1962 ये वो समय था जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और उस समय घोषणा का कारण क्या था। तो कारण ये था कि भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था जिसमें भारत को मजबूरन आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो बात उस समय की थी, हालांकि अब भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, अब शायद आत्मसमर्पण करने की नौबत ना आए। आगे देखिए, क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको दो तीन बातें याद रखनी है मोटे तौर पर। संविधान सभा का गठन 1946 में होता है, 1946 में होता है। किस योजना के तहत। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। पहले तो क्रिप्स प्रस्ताव भेजा जाता है, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आता है जिसके साथ संविधान सभा का गठन होता है। अब देखिए, संविधान सभा में जो अध्यक्ष चुने जाते हैं पहली बार, वो 9 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग द्वारा इन्हें अध्यक्ष के रूप में स्वीकारा नहीं जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को, बस जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना के नाम से हम जानते हैं, वो प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट मोटे तौर पर बातें थी। आगे चलते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 1943 यानी कि 143, ये तो आप बहुत यूज करते होंगे ना, इससे आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा किससे। सुप्रीम कोर्ट से। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखिए, कहता है कि अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। तो संविधान संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया जाता है। तो मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है, ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो सोवियत यानी कि वर्तमान रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की सिफारिश जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, कहता है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो न्यायमूर्ति फजल अली जो थे वो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं रहे तो पद को उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं रहा तो उपराष्ट्रपति संभाला। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। तो आर्टिकल 21A, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 का ए कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इसे ही हम लोग RTE, राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं। आगे चलिए देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे उसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र सौंपा जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और किसके परामर्श पर करते हैं? तो जो एक्स चीफ जस्टिस होते हैं उसके परामर्श पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत इज राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। और मनी बिल की बात आर्टिकल 110 में की गई है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात की गई है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल और विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे, आपको ध्यान में रखना है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का जो गठन है ना वो अनुच्छेद 280 यानी कि आर्टिकल 280 में कहा गया है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था से 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते तो यूएसएसआर हो जाता यानी कि सोवियत संघ या रूस हो जाता। तो मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए कहता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब छुआछूत का विरोध करता है। आगे देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो निर्वाचन आयुक्त कह लीजिए या चुनाव आयुक्त कह लीजिए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह लीजिए, एक ही बात है। तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ। अगर 26 नवंबर रहता तो आप कहते कि अंगीकृत हुआ है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही सभी मिलकर लोकसभा के सदस्य का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, आपको याद रखना है। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो जगदीप धनखड़ है, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निर्धारित है। और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं राज्य के वो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आपको याद रखना है। आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन से सवाल बार बार बनता है। तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 ये आपको ध्यान में रखना है, इससे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे देखिएगा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था संविधान के निर्माण में। प्रारूप समिति से संबंधित सभी काम इन्होंने ही किए थे। अगर कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण योगदान भीमराव अंबेडकर का था। आगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो राज्यसभा कहलाता है। राज्यसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978, ये आपको याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर रिपीट करता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से
क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अगर भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य 51A में शामिल है, 51A में शामिल है, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भाग। अगर जब भारतीय संविधान जब निर्माण हुआ था उस समय इसके 8 भाग थे। अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो 395 अनुच्छेद था, 8 भाग थे, और सॉरी 22 भाग थे। जब भारतीय संविधान बना था तो इसके 22 भाग ही थे, 22 भाग थे, और वर्तमान में इसके 25 भाग हैं। वर्तमान में इसके कितने भाग हैं? 25 भाग है, आपको याद रखना है। तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसमें 395 आर्टिकल थे यानी कि अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूची था, जिसमें से भाग 25 है और अनुसूची की संख्या अब जाकर 12 हो गई है। अनुच्छेद की संख्या 400 प्लस है, 400 प्लस अनुच्छेद है, पर आपको ध्यान में रखना है कि 447, 448 जो अनुच्छेद रहता है ना, वो वास्तव में अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद के अंदर उप अनुच्छेद हैं जिनको मिलाकर बन जाता है। अनुच्छेद तो 395 ही हैं, अनुच्छेद में परिवर्तन नहीं हुआ है। चूंकि उप अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब सब आर्टिकल्स की संख्या बढ़ गई है, इसी कारण से कुल मिलाकर अनुच्छेद को बढ़ा दिया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कहता है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। 1 जनवरी 2015 को की गई थी। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहता है कि भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो प्रथम आम चुनाव जो भारत में है 1951-52 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। कहता है कि भारतीय भाषीय आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ था, कमेंट में जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे देखिए, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है, और एक 360 आप याद रखिएगा, 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये कौन सी समिति थी? तो आपको याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संशोधन हुआ था। आगे देखिए क्या कहता है नेक्स्ट। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन पारित हुए हैं, और आज तक का सबसे बड़ा संशोधन भी 42वां संविधान संशोधन ही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसकी नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 जन गण मन अधिनायक जय है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकारा गया था। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति सीमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब पारित हुआ था? तो 1950 में हुआ था, और 1951 से लागू हुआ था। भूमि सुधार से संबंधित था, लैंड रिफॉर्मेशन से संबंधित था पहला संशोधन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का जो अनुच्छेद है वो 148 है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959 1959 में।
चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। आप देखिएगा, ईवीएम जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, जिसमें बटन दबाकर वोट दिया जाता है, तो उस वोटिंग मशीन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र से। तो केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र से 1982 में ईवीएम मशीन की शुरुआत होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है। चलिए आगे, इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में अनुसूची 5 कहता है। अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात कर ले तो अनुसूची 5 कहता है, ये आपको याद रखना है। शक्तियों का विभाजन और 7वीं अनुसूची में है, और भाषा है जो 8वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। ये सारे अनुसूची जो हैं रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, और 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन है, 8वीं अनुसूची में भाषा है, 11वीं अनुसूची में जो है आपका ग्राम पंचायत है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है सरकारिया आयोग का संबंध। केंद्र और राज्य के बीच रिश्ता कैसा होगा, इससे संबंधित आयोग है सरकारिया आयोग। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य कब भंग की जा सकती है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो भाई राज्यसभा का कभी भंग नहीं हो सकता। हर 2 साल में ना इसके 1/3 सदस्य जो है वो रिन्यू हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। तो राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है उसको अधिकार है, पावर है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में वीटो पावर किसके पास है? तो वीटो पावर जो भारत में है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। चलिए आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल का कार्यकाल होता है। आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल जो होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के परामर्श अनुसार ही अपने काम पे बने रहते हैं। जब राष्ट्रपति उन्हें बुला लेंगे या उनका ट्रांसफ़र कर देंगे तो उन्हें उनकी बातों को मानना पड़ेगा और ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। तो आगे चलिए देखिए, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है? मैंने अभी बताया, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने चाहते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के मनोनयन अधिकार में है, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री है जिसकी पार्टी जीत चुकी है, ज़्यादा वोट ला चुकी है, या कोई अन्य मंत्री बन चुका है पार्टी से, तो उसको 6 महीना के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, अन्यथा वो अपने पद से हट जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि अब तक चुनाव के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 1 बार संशोधन हुआ है मात्र। प्रस्तावना में 1 ही बार संशोधन हुआ है जिसमें अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, और 1976 में ये संशोधन पारित हुआ था। चलिए आगे देखिए, कहता है कि संविधान की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संविधान के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। पर संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट कहता है कि संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, पहले तो 10 था, फिर बाद में 2002 या 3 में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11 मूल कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान में वर्तमान में है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है? तो जिम्मेवार होता है ये
लोकसभा के प्रति भारत का मंत्रिपरिषद। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। आपको ध्यान में रखना है कि आपसे कोई भी जबरन आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है, या आपके आपके प्राणों से रिगार्डिंग कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं कर सकता है। आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपना जीवन कैसे जिएंगे। आपको दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण की स्वतंत्रता है, और भारत के संविधान का आर्टिकल 21 इसकी पुष्टि करता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 राजीव गांधी के शासनकाल में 61वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया जाता है। पहले ये 21 साल का था और अब ये 18 साल का है। आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। और भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को यानी कि आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए आगे देखिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का सर्वोच्च किसे माना जाता है? तो संविधान को। भारत में सर्वोच्च संविधान को मानते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। तो वल्लभ भाई पटेल को तो भूलना ही नहीं है, और साथ में वीपी मेनन को भी आपको याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया, और क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तो शामिल होंगे ही, साथ में राज्य विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। आप देखिएगा हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो पहले तो हाउस ऑफ पीपल था और बाद में से 1954 में लोकसभा कर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को अभी मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखिए कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान में रहे। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो 2 बार बुलाया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 250 जो है वो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो बेनेगल नरसिम्हा राव, सर बी एन राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आपको इसको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का जो पूरा खाका है वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है VVI कि संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आपको याद रखना है। आगे देखिए संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगलई वेंकैया ने तैयार किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। पिंगलई वेंकैया की जयंती हम लोग कब मनाते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो ये तो बच्चा जानता है, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। और पूछ लिया जाए विश्व का सबसे
पुराना संविधान किस देश का है? तो यूएसए का है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, दोनों है भारतीय संविधान की प्रकृति। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है इसके लिए, चाहे तो बहुत बार निर्वाचित हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होगा, ऐसा भारतीय संविधान कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर, यानी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का कमांडर जो है वो भारत का राष्ट्रपति होगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में कहता है, और जब महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है? तो आपको याद रखना, मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 61 जो है वो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के प्रावधान को बताता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद जो है ना वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। बाकी विधानसभा के सदस्य हों, लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों, ये तीनों ही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पर अगर उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है। कुछ ही प्रश्न बच गए हैं, फटाक से हम करते हैं। चलिए, प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 जो है वो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त करता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 जो है 143, वो उसके अकॉर्डिंग भारत के जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। क्या यह अधिकार अभी भी है या इसे समाप्त कर दिया गया है? यदि समाप्त कर दिया गया है तो कब समाप्त किया गया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव जो है वो निर्विरोध हुआ है, आपको याद रखना है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपको याद रखना है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कह ले तो वो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एक्स गवर्नर थी हमारे झारखंड की, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आपको याद रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान यानी कि पूरा करने से पहले ही हो गई थी। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की बाध्यता है कि वो संघीय परिषद की सलाह को माने। तो चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो ये आपको याद रखना है, राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा
प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसी को गणतंत्र कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए फटाक से आज आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत में वित्तीय आपातकाल जो है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस प्रकार से आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज किया मिक्स क्वेश्चन का, और इससे बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आप आई होप कि अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, अपने आप को दुरुस्त और तंदुरुस्त रख रहे होंगे, और बने रहिए एग्जाम के पूरे पैटर्न के साथ। आपको पूरा पैटर्न फ्री में कवर कराया जा रहा है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।